नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले एक टोकरी भर मिट्टी का सारांश। यह एक कहानी है जो माधवराव स्प्रे द्वारा लिखी गई है। चलिए, कहानी को पूरा पढ़ने से पहले हम माधवराव स्प्रे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका पूरा नाम था पंडित माधवराव स्प्रे। इनका जन्म हुआ था 19 जून 1871 में। याद रखिए, इनका जन्म 19 जून 1871। इनकी मृत्यु हुई थी 23 अप्रैल 1926। याद रखिए, जन्मभूमि इनकी थी पथरिया ग्राम, दमोह जिला, मध्य प्रदेश। वे कहानीकार, समीक्षक, निबंधकार, अनुवादक, संपादक सभी थे। इन्होंने हिंदी केसरी और छत्तीसगढ़ मित्र का संपादन किया। याद रखिए, हिंदी केसरी और छत्तीसगढ़ मित्र का संपादन इन्होंने किया है। ये निबंधकार थे, अनुवादक थे, कहानीकार, समीक्षक, संपादक थे। इनकी कहानी एक टोकरी भर मिट्टी का प्रकाशन छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में हुआ था। बहुत सारे आधुनिक समीक्षक एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानते हैं। इस कहानी के द्वारा प्रेम और मानवता का संदेश दिया गया है। यह आदर्शवाद को स्थापित करने वाली कहानी है। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं जमींदार, एक अनाथ बुजुर्ग विधवा, जमींदार का वकील और विधवा की पोती। चलिए, आप पढ़ते हैं इस कहानी का सारांश, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब की इच्छा हुई कि वह अपने महल का अहाता उस विधवा की झोपड़ी तक बढ़ा दे। उसने विधवा से अनेक बार कहा कि वह अपनी झोपड़ी वहां से हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका पति, इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। देखिए, ये एक बूढ़ी औरत थी, विधवा थी, जिसका पति मर चुका था, इकलौता बेटा था वो भी मर चुका था, और इसी झोपड़ी में उन दोनों की मृत्यु हुई थी। तो उसका जो लगाव था वो उस झोपड़ी से बहुत ज़्यादा हो गया था। वह उस झोपड़ी को छोड़ना नहीं चाहती थी। उसकी पतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या छोड़कर चल बसी थी। अब यही पोती उसका एकमात्र सहारा थी। उसकी जो पतोहू थी वह भी मर चुकी थी और एक पोती थी अब उसके पास। जब भी उसे अपने पुराने दिन याद आते तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। जब से उसने अपने पड़ोसी की इच्छा के बारे में सुना, ये पड़ोसी है, वह मृत प्राय हो गई थी। मतलब पड़ोसी जो सुख दुख में काम आते हैं, लेकिन यह कैसा पड़ोसी था जो उसकी छोटी सी झोपड़ी, जो उसके बुढ़ापे का सहारा थी, उसकी पोती का सहारा थी, उसे ही तोड़ने पर लगा हुआ था। यह सुनकर वह मृत प्राय सी हो गई। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था। वह चाहती थी कि बिना मरे वह उससे निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सभी प्रयत्न विफल हुए। सभी प्रयत्न निष्फल होने पर वे अपने जमींदारी चाल चलने लगे। अब जमींदारी चाल कैसी होती है? मतलब धोखाधड़ी करके वह उसकी झोपड़ी को हड़पना चाहते थे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया। अदालत जाकर पैसे दिए वकीलों को और झूठ सच साबित करके उसे अपनी झोपड़ी बना ली और उस झोपड़ी पर कब्जा कर लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, आस पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन जमींदार उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने अपने नौकरों से कहा कि इसे यहां से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूं। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत समझाया, पर वह
एक नहीं मानती, यही कहा करती है कि अपने घर चल, वही रोटी खाऊंगी। जब से झोपड़ी छूटी है तब से बच्ची ने खाना पीना छोड़ दिया है और वह चाहती है कि अब बच्ची खाना पीना शुरू कर दे। इसके लिए उसने एक उपाय सोचा है। अब वह उपाय क्या है देखिए। वह कहती है, अब मैंने यह सोचा है कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। मतलब झोपड़ी की मिट्टी मैं ले जाऊंगी और एक चूल्हा उससे बना लूंगी और मुझे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। उसे लगेगा कि मेरे घर की मिट्टी है, चूल्हे से रोटी बनी है, तो अब मैं उसे खा लूँ। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो मैं इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। ये बहुत ही स्वाभाविक है। जैसे ही वह अपने घर में घुसी, उसे अपनी पुरानी सारी बातें, बीते दिन याद आने लगे और वह रोने लगी। अपने दुख को संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। बड़ी आसानी से हाथ से उसने उसे उठाया और बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह पैरों पर गिरने लगी तब किसी नौकर से न कहकर स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। जब वह उसके पैरों पर गिरने लगी, गिड़गिड़ाने लगी कि आप ही इसे उठवाइए, तो जमींदार को उस पर दया आ गई और वह किसी नौकर से न कहकर स्वयं उसे उठाने की कोशिश करने लगे। जैसे ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, वैसे ही उन्होंने देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर टोकरी एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात का विचार कीजिए। बहुत ही गहरी बात विधवा ने राजा को कह दी थी, क्योंकि जब एक टोकरी मिट्टी, मतलब एक पाप ही था किसी विधवा से, एक छोटी सी बच्ची से उसका घर छीन लेना। जब उस एक टोकरी मिट्टी का भार राजा नहीं उठा पा रहा था, महाराज नहीं उठा पा रहे थे, तो वह इतनी कई टोकरियों, हजारों टोकरियों की मिट्टी का भार जो है वो कैसे उठा पाएंगे? जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे। वे धन के मद में थे, वे अपना सच्चा कर्तव्य भूल गए थे, परंतु विधवा के ये जो वचन थे उसने उनकी आंखें खोल दी। अपने किए का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी उसे वापस दे दी। बहुत ही अच्छी कहानी है ये सीख देती है कि हमें किसी का भी घर नहीं छीनना चाहिए, खासकर उसका जिसे उसकी ज़रूरत हो, जो उसका आखिरी सहारा हो। बड़ा ही पाप होता है इस तरह के कार्य करना। जमींदार जी को अपनी गलती का जल्दी ही एहसास हो गया और उन्होंने उनकी झोपड़ी वापस देकर अपने पाप का प्रायश्चित कर लिया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।